हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम फॉर लूप और वाइल लूप की पूरी प्रोसेसिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे ये दोनों लूप आपके पाइथन में वर्क करते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आपके स्टेटमेंट्स के बारे में और उनके फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे आपका किसी प्रोग्राम में जो कंट्रोलर है आपका वो कैसे फ्लो करता है, उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है और कितने टाइप के स्टेटमेंट्स आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो मेरा देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरे चैनल में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss what is a loop actually in Python. Python में loop क्या होता है? A loop is a statement set which is executed repeatedly. That means a set of statements है जिसको हम जो execute होता है कैसे, repetition में कई बार उसको repeat करते हैं, ठीक है, until the end condition is satisfied। और जब तक कोई condition जो है हमने उसमें दी होती है तब तक वो satisfy रहती है, मतलब कि जब तक वो condition true रहती है तब तक वो आपके जो आपके statement के sets हैं वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप। पाइथन में हम बेसिकली टू टाइप के लूप यूज़ करते हैं। एक तो होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। इनकी हम प्रोसेसिंग आगे देखेंगे। किसी भी लूप के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप। स्टार्ट का मतलब है कि लूप को स्टार्ट करना, इनिशियलाइज करना, ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसको प्रोवाइड करना क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लूप किस वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टेप का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड इन लूप और आपका वो कैसे मूव करेगा आगे, कितने स्टेप में वो मूव करेगा, ठीक है, वो स्टेप वैल्यू हो जाएगी उसकी। एंड फाइनली स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू हो जाएगी कि किस पोजीशन पर जाकर के, किस वैल्यू पे जाकर के उस लूप को क्या करना है, टर्मिनेट होना है, मतलब फिनिश होना है, ठीक है। अगर हम स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका लूप क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा क्योंकि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, तो रिपीट होता रहेगा तो आपका प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं कभी जब भी हम कोई लूप पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर और वाइल लूप के डिस्कशन से पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इस लूप में हमें मदद करेंगे। उसमें सबसे पहला है रेंज फंक्शन। ओके, इस फंक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाइथन के पास क्या होती है, अपनी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस मौजूद हैं। उन फंक्शंस को हमें केवल जस्ट कॉल करना पड़ता है। और फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन बेसिकली और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, एक ब्लॉक होता है जिसमें कई सारे स्टेटमेंट पहले से स्टोर करके रखे रहते हैं। आपको क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल कर देना है तो वो आपको कुछ रिटर्न वैल्यू वहाँ से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को आपको अपने प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, जस्ट कॉल कर देना है उसको, तो कंट्रोलर आपका वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू आपके लिए लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रेंज भी क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे रेंज फंक्शन आपका काम करता है। A range function in Python produce an integer number sequence। बेसिकली रेंज फंक्शन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक नंबर सीक्वेंस आपके लिए प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू पास करेंगे तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या दे देगा, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड कर देगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देयर आर 3 ways टू डिफाइन अ रेंज फंक्शन। इसको डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। कह रहा क्या है, सबसे पहले रेंज और इसके अंदर स्टॉप। स्टॉप यहाँ पर है एक वैल्यू, ठीक है, मतलब कि ये जो लिस्ट है आप जो जनरेट करेगा, ये मैंने क्या कहा आपसे, रेंज फंक्शन क्या करता है, एक इंटीजर्स नंबर सीक्वेंस जनरेट करता है। तो वो कहाँ तक जनरेट करेगा, तो ये है वो स्टॉप वैल्यू है एक,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब हम केवल स्टॉप की वैल्यू इसके अंदर पास करी होगी, इस रेंज फंक्शन के अंदर मैंने केवल स्टॉप की वैल्यू पास करी होगी, तो ये प्रोड्यूस करेगा उस लिस्ट को कहाँ से, 0 से लेकर के स्टॉप -1 तक, 0 से लेके स्टॉप -1 तक, मतलब कि स्टॉप जो वैल्यू होगी उससे एक कम वैल्यू तक वो एक लिस्ट मुझे जनरेट करके दे देगा रेंज फंक्शन। ओके, समझ में आ रही बात। और जो इसमें इंक्रीमेंट होगा उस लिस्ट में 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा जो भी आपका, तो वो लिस्ट आपको, जैसे सपोज आपने स्टॉप की वैल्यू 5 दे दी, तो आपको वो 0 से लेके 4 तक की वैल्यू देगा। और कैसे देगा लिस्ट में, 0 1 2 3 4, इस ढंग से आपको एक लिस्ट आपके सामने प्रोड्यूस कर देगा। ये आपका हो जाएगा रेंज फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसके अंदर 2 वैल्यू पास करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट का मतलब हो गया वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और स्टॉप का मतलब कहाँ पर उसको, उस लिस्ट को, जो आपका लिस्ट प्रोड्यूस करेगा उस लिस्ट को कहाँ पर स्टॉप कर देना है उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसी लिस्ट प्रोड्यूस करेगा जो स्टार्ट वैल्यू से चलेगी और स्टॉप -1 तक चलेगी। ठीक है, इसको अभी हम नीचे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड केस में आप रेंज के अंदर 3 वैल्यू पुट करेंगे, एक स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट और स्टॉप तो समझ में आ गया। स्टार्ट का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगी वो लिस्ट, स्टॉप का मतलब कहाँ पर एंड होगी, और स्टेप का मतलब वो कितने का इंक्रीमेंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने कहा जब हम स्टेप वैल्यू नहीं देंगे तो वो कितने का इंक्रीमेंट होता है, 1 का इंक्रीमेंट होता है। ऊपर के दोनों केसेस में इंक्रीमेंट कितने का होगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 5 दिया था तो 0 1 2 3 4 कह रहा था, मतलब 0 और 1 2, मतलब एक का इंक्रीमेंट के बाद आपको लिस्ट मिल रही थी। तो ऐसे ही अगर स्टेप की वैल्यू आपने फिक्स कर दी तो उतने का इंक्रीमेंट होगा उसमें लिस्ट में। ठीक है, इन तीनों चीज़ को अब हम एक एग्जांपल के साथ नीचे समझते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, सपोज आपने ये लिख दिया रेंज 7। ठीक है, इसका मतलब आपने 7 दिया है तो इसका मतलब स्टॉप वैल्यू दी है कि कहाँ पर इसको स्टॉप हो जाना है। तो ये क्या करेगा, ये एक ऐसी लिस्ट प्रोड्यूस करेगा कहाँ से, 0 से लेके 6 तक की, क्योंकि 7 है, 7 से 7 -1 तक आपको प्रिंट करके आपको देगा ये। तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 6, रेंज 7 आपका दे देगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी बात करूं, रेंज 5, 12, ये एक ऐसा फंक्शन है रेंज फंक्शन, इसमें स्टार्ट वैल्यू भी दी है और स्टॉप वैल्यू भी दी है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, वैल्यू आपकी 5 से स्टार्ट होगी। जैसे ऊपर के केस में, फर्स्ट केस में आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी तो कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन इस केस में वो आपका 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 11 तक चलेगा, क्योंकि 12 उसकी स्टॉप वैल्यू है। तो 12 -1 11 तक चलेगा। तो आपको एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी 5 6 7 8 9 10 11। इस ढंग से ये आपका ये वाला रेंज फंक्शन काम कर रहा है। सिमिलरली थर्ड केस की बात करूँ तो इसमें 3 वैल्यू इसने पास कर रखी हैं, 1 10 और 2। 1 हो गया स्टार्ट, 10 हो गया स्टॉप वैल्यू और 2 हो गया इसका स्टेप वैल्यू, जो अभी मैं बात की थी ऊपर कि कितने का इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक की एक लिस्ट जनरेट करनी है इसने, 10 -1 तक की, सॉरी, क्योंकि 10 लास्ट वैल्यू है तो उससे -1 तक करेगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक की एक लिस्ट जनरेट करनी है, और उन लिस्ट में कितने का इंक्रीमेंट करना है, अगला जो नंबर होगा वो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 2 का इंक्रीमेंट के बाद होगा। तो इसका मतलब वो क्या जनरेट करेगा, 1 करेगा, देन फिर आपका 2 का इंक्रीमेंट करेगा, 3 करेगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट 5, फिर अगला 2 का इंक्रीमेंट 7 और फिर अगला 2 का इंक्रीमेंट 9 करेगा। तो ऑब्वियसली वो 10 से छोटा हो गया, यहाँ इतनी आपका लिस्ट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो इस ढंग से ये रेंज फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, एक फोर्थ केस की बात करते हैं जिसमें मैंने क्या करा, 10 और 4 दे रखा है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आपकी स्टार्ट वैल्यू क्या है, बड़ी है, और स्टॉप वैल्यू छोटी है। तो इस केस में वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। तो ऐसा केस नहीं होगा, हमेशा स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, स्टॉप वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इस केस में ये नो वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये था आपका रेंज फंक्शन। इसका यूज़ हम फॉर लूप में करते हैं, इसलिए मैंने इसको समझाना था आपको। ये पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अभी रेंज फंक्शन की बात की थी, अब हम बात करेंगे 2 ऑपरेटर की, इन और नॉट इन ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक ऑपरेंड्स पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं और कुछ रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, बाइनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसी में आपके क्या हैं, इन और नॉट इन 2 ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली इनको मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो ये चेक करते हैं कि जो मेंबर
इस लिस्ट मतलब कि कोई लिस्ट आपको दी होगी, उस लिस्ट में वो मेंबर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है इन और नॉट इन ऑपरेटर तो देख लेते हैं। आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास। अब आपको चेक करना है कि 3 एक एलिमेंट है इन दिस लिस्ट, क्या 3 इस लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ किया। 3 इन प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, यस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी ट्रू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह मैं अगर इसको कर दूँ 5, 3 की प्लेस पर इसको रिप्लेस कर दूँ 5 इन 1 2 3 4, क्या इस लिस्ट में 5 मौजूद है, नहीं, तो आपको रिटर्न आएगा, इसका क्या आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स। ओके, आई बात समझ में। तो इन ऑपरेटर इस ढंग से काम कर रहा है, मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, ये चेक कर रहे हैं कि उसका मेंबर है या नहीं है। 5 इज अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट और नॉट, अगर है तब तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा, जब उसका मेंबर नहीं होगा उस लिस्ट का तब वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो जैसे अब सपोज वही है, केस वही है कि 1 2 3 4 आपको लिस्ट थी और इसमें 5 लिखा, 5 नॉट इन दिस लिस्ट, इट इज ट्रू, यस 5 इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ये आंसर क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। अगर मैं बात करूँ 3, इसकी 5 को रिप्लेस कर दूँ 3 से, 3 नॉट इन दिस लिस्ट, तो ये क्या दे देगा, आपको फॉल्स दे देगा, क्योंकि 3 इज अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट। तो नॉट इन यहाँ पर जस्ट रिवर्स करेगा उसका, आपको दे देगा कि क्योंकि 3 इसमें मौजूद है तो इसलिए आपको देगा ये फॉल्स। ठीक है, तो इस ढंग से इन और नॉट इन ऑपरेटर आपका क्या करता है, वर्क करता है। तो इन दोनों का आपका रेंज फंक्शन और इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ हम फॉर लूप में करते हैं, तो इसीलिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, ओके, सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप इन पाइथन कि फॉर लूप पाइथन में कैसे वर्क करता है। तो एक्चुअली फॉर लूप होता क्या है, फॉर लूप इज यूज टू प्रोड्यूस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस। सिंपली कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रिपीट कराने के काम करता है, किसी भी आपके स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट कराने में मदद करता है मुझे। ठीक है, इसलिए इसको लूपिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। ये रिपीट कैसे करता है, उसके लिए पहले क्या जनरेट करता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स जनरेट कर लेता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग जो हम लिस्ट ऑफ आइटम इसके अंदर पास करेंगे या ये जनरेट करेगा, क्योंकि हम इसमें रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और कोई लिस्ट ऑफ आइटम इसको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, रिपीट करेगा, जो भी इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखे होंगे। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी, जैसे हमने इफ़ की बात की थी, तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं जितने भी स्टेटमेंट लिख रहा था तो उसको इफ़ की बॉडी मान रहा था। ऐसे ही फॉर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखूंगा, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट मतलब सिंगल स्टेटमेंट हो या कंपाउंड स्टेटमेंट हो, तो दोनों केसेस में वो क्या कहलाएगी, उसकी बॉडी ऑफ द लूप कहलाता है वो, तो फॉर लूप की बॉडी कहलाएगी। तो वो कैसे काम करता है, तो जनरल फॉर्मेट क्या है इसका, जनरल फॉर्म कैसे है, कैसे लिखा जाता है। तो फॉर लूप में सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज़ होता है, देन फिर यहाँ पर एक वेरिएबल आता है, इसको मैं कंट्रोल वेरिएबल भी बोलता हूँ। ठीक है, यही कंट्रोल वेरिएबल मदद करता है मुझे इसको इटरेट कराने में। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इटरेट कराने में कंट्रोल वेरिएबल मदद करता है। ये कुछ भी हो सकता है, अभी हम बात करेंगे आगे। फिर इसके बाद आपके जो भी बात की थी ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन, कोई भी मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने इन ऑपरेटर का यूज़ किया है। देन फिर उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब है लिस्ट। यहाँ पर जो लिस्ट है, अब ये लिस्ट आप पहले से फिक्स लिस्ट भी इसमें दे सकते हैं और रेंज की मदद से लिस्ट को जनरेट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो तरीके से हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस मतलब लिस्ट। ठीक, अब वो कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, जो वेरिएबल है वो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, उतने टाइम आपका स्टेटमेंट्स को, जो इसके अंदर बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को रन कराएगा। ठीक है, तो जनरली इसको समझते हैं, पहले नीचे एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर, ठीक है, फॉर एलिमेंट। एलिमेंट क्या है यहाँ पर, एक कंट्रोल वेरिएबल। मैंने क्या बताया इसको, कंट्रोल वेरिएबल। इस एलिमेंट को मैं क्या मानूंगा, कंट्रोल वेरिएबल होगा ये। ठीक है, और इन के बाद मेंबरशिप ऑपरेटर आ गया इन, एंड देन फिर आ गया यहाँ पर एक लिस्ट, जिसको मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ। अब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट की अपनी क्या है, वैल्यू है। तो
ये जो एलिमेंट है वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है, अब इन्हीं 4 एलिमेंट्स पे वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग 4 टाइम आपके स्टेटमेंट को, जो इसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है, बॉडी के अंदर क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट वर्क होना है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को वो उतने टाइम क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सबसे पहले आप फिर से ध्यान से देख लीजिए कि क्या हुआ, फॉर कीवर्ड आया, फिर उसके बाद एक वेरिएबल का नेम आया, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इस केस में इस वेरिएबल का नाम इसने एलिमेंट लिया हुआ है। फिर उसके बाद इन का मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया इन, और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया इसने, एक सीक्वेंस दे दी, एक लिस्ट दे दी। ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एंड देन फाइनली फिर कॉलन यूज होता है लास्ट में, ये भी ध्यान दीजिएगा, कॉलन लगाना भूल जाते हैं कई बार लोग, तो इससे प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम को रन कराते वक्त, तो कॉलन जरूर लगता है इसमें। इस स्टेटमेंट में भी ये लग रहा था कंडीशन के बाद, ऐसे ही यहाँ पर भी आप लगाएंगे। ठीक है, फिर देन उसके बाद अभी वर्क कैसे करेगा, फिर ये तो हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट होना है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी जो बॉडी है, फॉर की भी बॉडी है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है अभी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिपीट होना है, मतलब अब कितने टाइम रिपीट होना है वो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे, कंट्रोल वेरिएबल पे और इस सीक्वेंस पे। सीक्वेंस में सबसे पहले वैल्यू क्या है, 10, तो सबसे पहले एलिमेंट किसके लिए चलेगा, 10 के लिए चलेगा। ठीक है, आपका इसके अंदर आप देख रहे हैं ना 10, 15, 20 और 25 4 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस में जब ये पहली बार लूप चलेगा तो एलिमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा 10। जब एलिमेंट इक्वल टू 10 के लिए लूप चलेगा तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या देना है, एलिमेंट इंटू 2। एलिमेंट इंटू 2 मतलब एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो 10 इंटू 2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा स्क्रीन पे 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में एलिमेंट की वैल्यू क्या हुई, 10 हुई, क्योंकि उसने कहाँ से चूज़ करा 10 को, मेंबरशिप जो लिस्ट जो सीक्वेंस थी उस सीक्वेंस से चूज़ करा उसने एलिमेंट को 10 को, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट को रन कराया तो 20 हो गई। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या लगा हुआ है, एक एंड आपका आर्ग्यूमेंट पास है इसके अंदर। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जिसमें हमने इनपुट और प्रिंट फंक्शन का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया हुआ है कि प्रिंट फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट एक एंड आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू /n होती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कहीं पर आपके मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो हर किसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में चेंज कर दूँ, जैसे इसमें किया हुआ है, कॉमा करके एंड लिखा है और उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैंने क्या दे दी है, एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया है, तो इसका मतलब अब जो अगला वैल्यू प्रिंट होगी वो इसी के बाद प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट नहीं होगी, अगली लाइन पर प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्पेस देगा और अगला वैल्यू, अब अगली वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। तो अगली वैल्यू क्या होगी, अगली वैल्यू एलिमेंट अब अगली वैल्यू के लिए चलेगा, अगली वैल्यू क्या है 15, एलिमेंट की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15। अब 15 के लिए फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, प्रिंट एलिमेंट इंटू 2, एलिमेंट इंटू 2 दैट मीन्स 15 इंटू 2 दैट मीन्स 30 आपकी स्क्रीन पर इसी के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में फिर एलिमेंट के लिए आपका चलेगा एलिमेंट, अब नेक्स्ट केस में एलिमेंट क्या है आपका 20, नेक्स्ट केस में एलिमेंट क्या है 20 है, तो 20 अब आपका प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा आपका एलिमेंट इंटू 2 दैट मीन्स 20 इंटू 2 40। तो फर्स्ट केस में इसने करा था 10 इंटू 2 20, सेकेंड केस में इसने करा 15 इंटू 2 30, थर्ड केस में 20 इंटू 2 40 कर दिया। ठीक है, और फोर्थ केस में एलिमेंट की वैल्यू क्या है 25, तो अब ये 25 के लिए फिर प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, रन होगा। ठीक है, और 40 इंटू 2 25 इंटू 2 सॉरी 25 इंटू 2 प्रिंट होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 50 प्रिंट हो जाएगा। तो इस ढंग से ये एक आंसर आ गया, आपका आउटपुट आ गया। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये आपका आउटपुट दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि एक इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट था, वो प्रिंट स्टेटमेंट कितने टाइम चला, नंबर ऑफ टाइम्स चला, वो डिपेंड करा किस पे, उस सीक्वेंस पे जो वो सीक्वेंस उसने दी हुई थी। ठीक है, उस सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो वो कितने टाइम चला, 4 टाइम चला। बस डिपेंड कर रहा था कि क्या हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था, एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। रिपीट कितने टाइम हुआ, रिपीट हुआ आपका 4 टाइम। कोई भी ये फॉर लूप जो है ये कितने टाइम रिपीट हुआ, 4 टाइम रिपीट हुआ ये स्टेटमेंट, और चेंज क्या हुई इसमें, एलिमेंट की वैल्यू चेंज हुई। तो इस ढंग से आपका एक तरीका तो ये है फॉर लूप को यूज़ करने का। दूसरा तरीका, आप इस लिस्ट की जगह पे यहाँ पर, क्योंकि ये लिस्ट क्या है, प्री डिफाइंड लिस्ट है, इसमें एलिमेंट आपने पहले से फिक्स कर लिए हैं, आप इस लिस्ट को रेंज फंक्शन की मदद से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था पीछे कि रेंज फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको वो कैसा आपका जनरल फॉर्मेट होगा फॉर लूप का, उसको देख लीजिए। तो वो लिखा है फॉर आई, यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल का नाम क्या है, आई है, ऊपर कंट्रोल वेरिएबल का नाम क्या था, एलिमेंट था, इन ऑपरेटर यूज़ हो गया, एंड फिर उसके बाद लिख दिया आपने रेंज। रेंज
अब ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा एक लिस्ट, वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो आर्गुमेंट हमने पास किए हैं उसके अंदर क्या लिखा है आपने 2,10, 2,10 का मतलब 2 होगी इसकी स्टार्ट वैल्यू और 10 होगी इसकी स्टॉप वैल्यू। तो ये एक लिस्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, बात आई समझें, एक लिस्ट जनरेट करेगा 2 से लेकर के 9 तक के नंबर्स की, क्योंकि इसमें स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आपकी जो लिस्ट होगी वो इस ढंग से आएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसकी जगह पर जैसे ऊपर वाले केस में ये था, ये फिक्स लिस्ट थी, अब ये रेंज की जगह पर अब आपकी ये लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब फॉर आई इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में चलना है अब आई ने। ठीक है, जैसे इस केस में फॉर एलिमेंट इन दिस लिस्ट चल रहा था, वर्क कर रहा था, वैसे अब आई ने इस लिस्ट पर वर्क करना है। अब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में, इसमें हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये फॉर लूप 8 टाइम रिपीट होगा और हर बार किसकी वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज होगी। रिपीट कितने टाइम होगा, 8 टाइम रिपीट होगा और 8 टाइम उसने क्या प्रिंट करना है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। तो पहली बार में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। तो आई इंटू टू मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देगा, वो 4 प्रिंट कर देगा। और फिर उसके बाद एंड के साथ स्पेस लगा हुआ है तो इसके बाद अगला एलिमेंट भी इसी के बाद प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। अगली बार नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 3 इंटू 2 6। अगली बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 8। ठीक है, अगली बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 10। अगली बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2 12, फिर 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 2 16 और 9 इंटू 2 18। इस ढंग से ये आपका आउटपुट आ जाएगा 8 टाइम। ये प्रिंट स्टेटमेंट ने ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर दे दिया। ठीक है, और वो 8 टाइम क्यों चला, क्योंकि रेंज फंक्शन ने 8 लिस्ट आपको एक लिस्ट जनरेट करी थी जिसमें 8 एलिमेंट थे। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग आई ने उसको कंट्रोल किया। ठीक है, कंट्रोलर आई बार बार चला, पहली बार 2 के लिए चला, 3 के लिए, 4 के लिए। तो आई क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है और फाइनली कहाँ तक चल रहा है, लास्ट एलिमेंट तक चल रहा है उस लिस्ट के। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर रहा है, उसका जो बॉडी है, फॉर की जो बॉडी है उसके अंदर कितने ही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर एक और स्टेटमेंट भी होता तो उसको भी उतने टाइम क्या कराता, रन कराता। तो इस ढंग से ये फॉर लूप आपका सिंपल वर्क करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर लूप आपको समझ में आ जाएगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप दोबारा से समझिए। ठीक है, आप दोबारा से देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप इसको क्वेरी कर सकते हैं मुझसे कमेंट्स के माध्यम से, ताकि मैं उसमें और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले लूप की बात करते हैं अब। लूप की वो है वाइल लूप। ठीक है, जैसे फॉर लूप वर्क कर रहा था तो फॉर लूप क्या जनरेट कर रहा था, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस में एक लिस्ट जनरेट हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग फॉर लूप उतने टाइम रिपीट हो रहा था। लेकिन जो वाइल लूप है वो कंडीशनल लूप है। ठीक है, वाइल क्या है, यहाँ पर एक कंडीशनल बेस्ड लूप है। तो ये कैसे काम करता है, while loop is a conditional loop that will repeat the instruction within itself as long as the condition remains true। मतलब इसमें एक कंडीशन हमें देनी पड़ती है while loop में। ठीक है, while loop में कंडीशन देनी पड़ती है और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ही while loop क्या करेगा, रिपीट होता रहेगा। समझ में आ रही बात को। तो उसका सिंटेक्स कैसा है, जनरल फॉर्मेट कैसा है, आपके फॉर के लिए आप फॉर कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, वाइल के लिए आप वाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे देंगे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, फिर कॉलन लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा कॉलन का यहाँ पर। और उसके बाद लूप की बॉडी आ जाएगी, जितने भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखने हैं हमने इस वाइल लूप के अंदर हम लिख लेंगे। जो भी स्टेटमेंट है, कई सारे कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकते हैं या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सिंपल स्टेटमेंट जो मैंने बात की थी। ठीक है, तो इस ढंग से ये वर्क करेगा। ठीक, तो किसी भी लूप को प्रोसेस करने के लिए मैंने कहा था 3 कंपोनेंट होते हैं। एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक स्टॉप वैल्यू होती है और एक स्टेप वैल्यू होती है। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू उसको इनिशियलाइज वैल्यू करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं वाइल लूप से, तो वाइल का आपका सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि वाइल कैसे काम कर रहा है। वाइल लिखेंगे, ठीक है, वाइल कीवर्ड आएगा और उसके बाद यहाँ पर आप कंडीशन दे देंगे कोई भी, जैसे इस केस में दे रखी है कि आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर उसके बाद कॉलन, तो कॉलन लगाना ना भूलें। फिर उसके बाद देन यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है आपको लिखने हैं। ठीक है, इस केस में इसमें 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी वाइल की बॉडी के अंदर।
ठीक, वाइल लूप की बॉडी के अंदर। तो अब इसको वर्क कराना है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आई ग्रेटर देन 0 है तो आई की इनिशियल वैल्यू भी कोई मिलनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल भी तो होना चाहिए ना, लूप को इनिशियलाइज भी करना है आपको, स्टार्ट कहाँ से करना है ये लूप, ठीक है, आई कहाँ से चेक करेगा। तो सबसे पहले इसने क्या करा, आई को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी 5, आई एक वेरिएबल है, इसको इनिशियल वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। अब वाइल लूप आपका वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करेगा, इसको दोबारा से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब आई की इनिशियल वैल्यू है आपकी 5 और वाइल लूप दोबारा से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा आई, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन 0 है या नहीं, आई का मतलब 5 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल लूप क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा और पहला स्टेटमेंट क्या होना है, प्रिंट होना है कुछ चीज़, कोई स्ट्रिंग आपके सामने प्रिंट होनी है। क्या प्रिंट होनी है, हेलो प्रिंट होनी है। तो आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे, इससे पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने एंड लगाया था और एंड की वैल्यू चेंज की थी, एक एंड आर्गुमेंट पास किया था। यहाँ एंड आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो इसका मतलब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, /n होगी। तो अगली बार जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है, सेम लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। जबकि इससे पहले वाले केस में जब फॉर लूप की बात हो रही थी, वहाँ पर वो एंड की वैल्यू हमने स्पेस दिया था, वहाँ पर एंड एक आर्गुमेंट पास किया था उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू स्पेस दी थी, तो जितने भी एलिमेंट थे वो एक के बाद एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका हेलो प्रिंट हो गया पहले केस में, और अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होना है, i = i - 1, i = i - 1 मतलब यहाँ पर ये क्या होना है, i की वैल्यू में एक कम हो जानी है। i की वैल्यू अभी तक 5 थी, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब i = 4 हो चुका है। अब दोबारा से वाइल लूप चलेगा, फिर चेक करेगा कि i इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 4 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू है। इसका मतलब फिर से वाइल की बॉडी के अंदर जाएगा कंट्रोलर, वाइल की बॉडी के अंदर पहला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा हेलो, तो सेकंड टाइम आपका हेलो प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट i = i - 1 होना है। फिर से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब i - 1 मतलब 4 - 1 3, अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब 3 के लिए लूप चलेगा, फिर से चेक करेगा कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, अभी भी ट्रू है। तो फिर बॉडी के अंदर जाएगा कंट्रोलर, ठीक है, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगा और तीसरी बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर i की वैल्यू भी फिर i - 1 होगा, i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस केस में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 के लिए आपका फिर से चेक होगा कि 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, ट्रू हो गया। तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा और आपका एक हेलो प्रिंट हो जाएगा 4 टाइम पे, ठीक है। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मतलब 1, 2 - 1 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 के लिए चेक होगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, वाइल 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, ट्रू है। फिर से आपका हेलो प्रिंट होगा, 5th टाइम हेलो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i = i - 1, दैट मीन्स i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। तो अगली बार 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन आएगी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसका मतलब वाइल लूप क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। अभी तक वाइल लूप ट्रू था, तब तो उसकी बॉडी के अंदर कंट्रोलर मूव कर रहा था, यहाँ जा रहा था, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो अब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, तो अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो वाइल की बॉडी के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नहीं चलेंगे, कोई भी स्टेटमेंट नहीं वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका लूप चला, उसने एक स्टेटमेंट को, हेलो स्टेटमेंट को कितने टाइम प्रिंट करा, 5 टाइम प्रिंट कर दिया आपकी स्क्रीन पे। तो रिपीट करा ना उसने, समझ में आ रही बात को, कि एक ही स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को उसने रिपीट करा कितने टाइम, 5 टाइम रिपीट करा। और वो रिपीटेशन डिपेंड करता है किस पे, कंडीशन पे। वो कंडीशन हमने वाइल लूप के बाद दे दी थी, वाइल स्टेटमेंट, वाइल लिखा और उसके बाद कंडीशन दे दी थी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लूप इटरेट हुआ और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, ठीक है। और ये हर कोई अलग अलग लाइन पे क्यों प्रिंट हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो वो प्रिंट करता है वो /n हमेशा हर अगले स्टेटमेंट को। तो अगर माना 2 प्रिंट स्टेटमेंट हैं सपोज़, मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ। एक प्रिंट स्टेटमेंट में आपके अंदर आपने लिखा है हेलो, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है आपने कहीं पर एक साथ, और इसके अंदर लिखा है आई एम गुड, ठीक है। ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट है। तो जब ये प्रिंट होंगे आपकी स्क्रीन पे, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट होंगे, तो आपका पहली लाइन पर आएगा हेलो और सेकंड लाइन पर आएगा आई एम गुड, ठीक है। समझ में आ रही बात को,
क्योंकि इसमें जो एंड इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो एंड आर्ग्यूमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो इसका मतलब वो हमेशा दोनों स्टेटमेंट को कहाँ प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने लिखा है प्रिंट और इसके अंदर लिखा है आपने हेलो, फिर कॉमा करके यहाँ एक एंड आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है और उसके अंदर आपने स्पेस लगा दिया इस ढंग से, एंड आर्ग्यूमेंट, ये एंड है END, ठीक है, एंड इक्वल टू स्पेस लिख दिया और फिर इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखा आपने प्रिंट और इसके अंदर लिख दिया आई एम गुड, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप एक साथ प्रिंट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, आपका हेलो और आई एम गुड एक ही लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि आपने इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट था इसका एंड पोजीशन क्या कर दी, एंड जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। उसकी अब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्लैश एन न होकर के स्पेस है, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन में उसको प्रिंट करेगा। ये मैंने आपको इनपुट और प्रिंट जो फंक्शन पे वीडियो बनाया है उसमें बताया है, उसको भी आप मेरे देख सकते हैं इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए। तो आई होप आपको ये लूपिंग वाला वीडियो समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है और वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। ये दोनों लूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले वीडियो में हम जंप स्टेटमेंट्स और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।